लिफ्ट में खड़ा है, काट लिया। सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं तो ऐसे वीडियोस तो हैं ही सामने। अब लोग ये कह रहे हैं, जिनको शिकायत है, कि देखिए इतनी गहराई में हमें नहीं जाना, हमारे बच्चे पार्क में खेलने नहीं निकल पा रहे, हम सुबह जॉगिंग करने नहीं निकल पा रहे। 10 लाख से अधिक हैं दिल्ली एनसीआर में। अगर कोई भी दो व्यक्ति अपने एसी के कमरे में बैठकर बोल दें कि इनको कहीं बंद कर दिया जाए, तो ये एक ऐसा फैसला तो है ही नहीं किसी भी सोच के दायरे में कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि शेल्टर तो दिल्ली में है ही नहीं। रेप्यूटेड अखबार में ये खबर आई कि एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई है कुत्ते के काटने की वजह से। उस खबर को वेरीफाई किए बगैर सुप्रीम कोर्ट तो अपनी दिशा में चल पड़े। मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काटा, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल गया चाहे सरकारी गया, आप ये बोल रही हैं कि वहां पर ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि आपको किसने काटा। एक चीज, अगर कुत्ते ने काटा है तो पालतू था या सड़क पे घूम रहा था, ये भी कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछता। इस मैटर में कोर्ट कुछ भी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली में पुरानी सरकारों द्वारा इसको इतना निग्लेक्ट किया गया कि 20 एबीसी सेंटर्स होते हुए भी, जो एक एबनॉर्मल अमाउंट है, बिलिंग करके एमसीडी के ऑफिशियल्स वो आपस में पैसे बांटते गए। ये तो रूल 2023 में केंद्र सरकार ने बना दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने चिढ़कर इसको नहीं लागू किया, क्योंकि वो केंद्र के किसी भी रूल को लागू करना चाह नहीं तो नोएडा में भी अगर बना ले शेल्टर होम्स और इतने बना लें कि कुत्ते वहां रह सकते हो, दिल्ली की सरकार चौपट हो जाएगी। फिर क्या इस तरह आप एक एक जानवर पे आने वाले हो? अभी जो लोगों के अंदर गुस्सा है, अभी जो सोसाइटी में गुस्सा है, उसमें लोग ये साफ कह रहे हैं मैन वर्सेस डॉग है, तो हम मैन के साथ हैं। जी, आप माने या ना माने, मैं भी मैन ही के साथ हूँ। जो आपने देखा उसे हम अपनी भाषा में मोन्टाज कहते हैं, तो आइडिया आपको लग गया होगा हम किस पर बात करने वाले हैं। अभी 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, हालांकि इस आदेश की कॉपी अभी आई नहीं है, लेकिन जो खबरों से रिस्क आया वो ये कि आदेश है एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को, यानी कि जो पालतू नहीं है, उन्हें पकड़कर शहर से बाहर कहीं ले जाया जाए। बेसिकली 8 हफ्तों में शेल्टर होम बनाने का आदेश है और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला स्वतः संज्ञान में लिया था और उसके बाद से काफ़ी गहमा गहमी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ, ये कुत्ते लोगों को काटते हैं, इन्हें कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ठीक बात नहीं है, आप आनन फानन में ऐसा कोई फैसला ना लें, बल्कि थोड़ा सा प्रक्रिया में जाएं, सुन लें हमें भी, हमारा भी कोई पक्ष है। तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारा काम लड़ना लड़ाना है नहीं। हमारा काम है कि अगर मुद्दा है, कुछ उलझा हुआ है, उसकी परतें खोलें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो हमने आज बुलाया है गौरी मौलेखी को। आपने इन्हें टीवी पर देखा होगा अक्सर अपना पक्ष रखते हुए। 35 सालों से पशु कल्याण के मामलों पर गौरी ने काम किया है, वो बोलती रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी के साथ मिलकर आप पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था चलाती हैं। देश की सबसे बड़ी संस्था है वो पशु कल्याण की, और नारी शक्ति अवार्डी हैं आप। नलसार में लॉ भी पढ़ाती हैं। और आज हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल हैं, लोगों ने भी भेजे हैं, लोग समझना चाहते हैं कि इस मुद्दे की बारीकी क्या है। ऐसे देखा जाए तो ये ब्लैक एंड वाइट है बड़ा। लोग साफ कह रहे हैं कि इंसान और जानवरों के बीच की बात होगी तो हम इंसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन बात इतनी बार नहीं है, थोड़ा सा ग्रे भी है एरिया। तो उस ग्रे एरिया को समझने की कोशिश होगी। पढ़ाकू नितिन में बहुत बहुत स्वागत है गौरी जी आपका। थैंक यू। और मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त चल रही हैं आजकल, जब से मामला चारों तरफ सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरे मन में ये सवाल उठा कि हम तो अखबारों में, टीवी पर, इनफैक्ट सोसाइटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जी। उसमें पढ़ती रहे और वीडियोस आती रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ ज़्यादा हो गए हैं, 1-1.5-2 साल से, कि किसी बच्चे को काट लिया या कोई लोग लड़ पड़े आपस में कि सोसाइटी की इस लिफ्ट में ये आपका पेट नहीं जा सकता, ये सब है ना। अब अचानक क्या हुआ है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से सुना ये सब कुछ, हमें तो कभी भी नहीं लगा कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। अब क्या हो गया? राइट। तो जैसे जैसे हम देखते हैं इनटॉलरेंस बढ़ता है सोसाइटी में, लोगों के बीच मतभेद, विभाजन, झगड़े की जड़ें, कुछ इसमें हाथ में ये भी मानूंगी कि कुछ मीडिया का भी रहा है कि हम
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की गहराई में जाए बगैर सिर्फ एक पक्ष को दोष देने लगें, वो पक्ष जो बोल भी नहीं सकता अपने लिए, तो बातें ऐसे बढ़ सी जाती हैं। जैसा हमने अभी गुजरात के एयर क्रैश में देखा, उसके बाद तमाम छोटी-छोटी ग्लिचेस एयरक्राफ्ट्स की ऐसे रिपोर्ट हो रही हैं जैसे सडनली कुछ बहुत ही बड़ा हो गया हो। ठीक है, हम जैसे रहते हैं, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे पशु रहते हैं, कभी वो गाय होती है, कभी कैटल सड़क पर होते हैं, कभी कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, पिजन्स होते हैं। हम सबको सैनिटाइज़ करके एक किलेबंदी की तरह तो नहीं कर सकते। हमें अपने इकोसिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स के साथ हार्मनी में रहने के लिए ही दैट्स व्हाट वासुदेव कुटुंबकम इज़। अगर हम अपने देश के कल्चरल और जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से चलें तो ये सब नौबतें नहीं आएंगी। इसमें कानून भी बने हुए हैं, उनका अनुपालन यदि ढंग से हो तो ये नौबतें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मैटर को उठाया है, ये सॉल्यूशन की ओर जाता हुआ नहीं दिखता है। इसको ठीक कोर्स करेक्शन ज़रूरी है इसमें। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इसका, जी। ये इसे और गंभीर बना रहा है हुँ। क्योंकि कोई नहीं पहुंचा है। कोर्ट ने खुद ही तय किया कि वो इस मामले को सुनेगा। इसलिए मैं और समझना चाहूंगा कि इसके पीछे कोर्ट, मतलब इतना कंसर्न कोर्ट को कैसे हो पाया, मतलब क्या हुआ होगा। तो दिल्ली में हाँ। 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं। हम्म, अक्सर हमने जहाँ बाकी के शहरों में देखा है, 1 होते हैं या 2 होते हैं और उसके साथ वो बहुत अच्छे से डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छे मॉडल्स हैं लखनऊ में, देहरादून में, उत्तराखंड के बाकी शहरों में, यूपी के बाकी शहरों में, जहाँ इसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दिल्ली में पुरानी सरकारों द्वारा इसको इतना निग्लेक्ट किया गया कि 20 एबीसी सेंटर्स होते हुए भी, जो एक एबनॉर्मल अमाउंट है, 20 सेंटर्स होते हुए भी यहाँ पे एबीसी की सिर्फ बिलिंग की गई। असल में कुत्तों की नसबंदियाँ हुई ही बहुत कम। बिलिंग करके एमसीडी के ऑफिशियल्स और कुछ टेंडर जिन लोगों ने लिए, वो आपस में पैसे बांटते गए। आरटीआई के जवाबों से हमें पता चला कि पिछले 7 सालों में 7 लाख से ज़्यादा कुत्तों की नसबंदी कर दी है। ऐसा इतने पैसों का वितरण हो गया है। तो यदि 7 लाख कुत्तों की नसबंदी असल में हो गई होती तो दिल्ली में तो कुत्ते ही बहुत कम दिखाई पड़ते। लेकिन ये सब फिगर्स झूठ हैं, क्योंकि ये सेंटर्स बहुत ही गंदे मंदे छोटे मोटे बने हुए हैं और बड़े बड़े संख्या में कुत्तों की नसबंदी करना क्लेम करते हैं। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। इसका संज्ञान लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट अभी 3 ऐसे मैटर्स को सुन रहा है, जिसमें से एक कंटेम्प्ट मैटर है जो मैंने लगाया कि ये ढंग से एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जो पशु जन नियंत्रण नियम है, उनको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये सुन ही रहे थे कि सडनली एक बहुत ही रिप्यूटेड अखबार में ये खबर आई कि एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई है कुत्ते के काटने की वजह से। ये खबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया और जब तक में ये झूठी खबर का खुलासा होता और वही अखबार वापस खबर छापता कि नहीं, उसकी मृत्यु कुत्ते के काटने से नहीं हुई, मेनिंजाइटिस से हुई है, उस खबर को वेरीफाई किए बगैर सुप्रीम कोर्ट तो अपनी दिशा में चल पड़े और उस एक खबर के बल पे उन्होंने देश भर के करोड़ों कुत्तों की किस्मत में ऑर्डर जारी कर दिए। और ये ऑर्डर ऐसे हैं कि जो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, इस पे तो मैं आऊँगा। आप एक केस बता रही हैं, है ना? आप ये कह रही हैं कि उस बच्चे की मौत कुत्ते के काटने से नहीं हुई, बेसिकली रेबीज से नहीं हुई। जी अखबार ने खबर छापी जी और फिर अखबार ने खंडन भी छापा इसका। जी। हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट दी है मेनिंजाइटिस हॉस्पिटल की? ने मेनिंजाइटिस की रिपोर्ट दी। अच्छा, तो आप लोग उसे कोर्ट के सामने पेश कर सके हैं? जी, कोर्ट के सामने हमने पेश करने की कोशिश करी थी, बट इस मैटर में कोर्ट कुछ भी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने सब कुछ फाइल किया था, मगर कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं किया कि किसी भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, यहाँ तक कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनके लिए भी उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि जितना मुझे पता है सीजीआई ने शायद कहा है आज कि वो इस मामले को खुद भी देखेंगे। जी, आज मेंशन हुआ मैटर, हाँ। वो एक दूसरा मैटर है जो एक एसएलपी दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के माध्यम से गई थी और वो सीजीआई के आगे लगी हुई थी। उसी की लिस्टिंग के लिए आज मेंशनिंग हुई। उन्होंने कहा कि उसको एग्जामिन करेंगे वो। लेकिन एक बात तो है गौरी जी, मान लीजिए एक जो केस है
ठीक है, इस केस में मामला कुछ और था, निकला कुछ और। जी। लेकिन क्या ये बात हम माने, ये वाकई सही है कि इन दिनों ऐसे मामले वाकई बढ़े हैं जिनमें लोगों की मौत होने लगी है कुत्तों के काटने से? ये मामले बढ़े या बड़े मतलब हैं मे जी। बी वो ज्यादा हाईलाइट होने लगे हैं? क्या है इसमें सच? हाइलाइट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम्म, लेकिन बड़े हैं या नहीं बड़े हैं, हम्म, इसके लिए हमें हार्डकोर डेटा की आवश्यकता है। अब जब हम कहते हैं डॉग बाइट बढ़ी है, तो हम क्या गिन रहे हैं? ये ज़रूरी है। हम गिन रहे हैं उतने पोस्ट एक्सपोज़र रेबीज़ के वायल्स जो मेडिकल हॉस्पिटल्स द्वारा निस्तारित किए जाते हैं, लोगों को लगाए जाते हैं लगाए जब जा रहे हैं वो रेबीज़ के काटे हुए व्यक्ति को इंजेक्शंस। कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति को पहुँचते हैं वहाँ। जी। अब जैसे मुझे किसी कुत्ते ने काटा, मैं एक सरकारी अस्पताल में गई, मैंने इंजेक्शन लगवाया, उन्होंने 1 डॉग बाइट लिख लिया। फिर मैं सेकंड डोज़, थर्ड डोज़, फोर्थ डोज़, फिफ्थ डोज़ के लिए गई, हर बार उन्होंने 1 डॉग बाइट लिख लिया। अब उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि ये पेट डॉग था या स्ट्रीट डॉग था। उन्होंने एक्चुअली ये भी नहीं पूछा कि आपको बिल्ली ने काटा या चूहे ने काटा या बंदर ने काटा या कुत्ते ने काटा। वो सिर्फ़ हर पोस्ट एक्सपोज़र रेबीज़ वैक्सीन के लिए 1 डॉग बाइट लिख लेते हैं। ये बात हमने 3 साल पहले उजागर करी थी कि ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ फ़ॉल्ट है। ओके। और ये सारा का सारा डॉग जो पोस्ट एक्सपोज़र रेबीज़ वैक्सीन का डेटा है, इसको उठा के सड़क के कुत्तों के मत्थे मढ़ रहे हैं और इसलिए लग रहा है कि डॉग बाइट बढ़ रही है। तो ये डेटा ढंग से कलेक्ट किया जाना चाहिए। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, हम सॉल्यूशन कैसे बनाएँगे? इसी बात को जब हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इन्वेस्टिगेट किया, तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज़ जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम ऑफ़िसर करता हैं, है। उन्होंने इस ही साल सारे स्टेट्स को एक प्रोफॉर्मा दिया है, जिसमें उन्होंने ये स्पीसीज़ कौन से जानवर की काटी है, प्लस अगर कुत्ता था तो वो पेट डॉग था या स्ट्रीट डॉग था। अब ऐसा है कि हम स्ट्रीट डॉग से तो बहुत ज़्यादा घुलते-मिलते हैं नहीं कि वो हर एक को काटे। पेट डॉग्स हमें अक्सर काटा करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी निकटता ज़्यादा होती है और कभी वो बच्चों को निप कर लेते हैं, गलती से काट लेते हैं, या पेट डॉग्स में अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रॉटवाइलर, हस्की, तमाम तरह के डोबरमैन, अल्सेशियन टाइप के कुत्तों के लिए भी जब एक्चुअली केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको अब इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा इस प्रकार के कुत्तों पे, ये इम्पोर्ट पर रोक बहुत पहले लग चुकी थी और इंडिया में इस प्रकार के कुत्तों की ब्रीडिंग पर भी रेगुलेशन हाँ, लोग तो 2017 में आ इलीगली चुका पालते था। हैं। लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट एनफोर्स नहीं नहीं कर रही कर है। रहे हाँ, हैं। हाँ, अभी भी इनके इम्पोर्ट हो जा रहे हैं, हाँ। अभी भी इनकी ब्रीडिंग को रोका नहीं जा रहा है, अभी भी हम देखते हैं पिटबुल पाले जा रहे हैं लोगों के घरों में। वो जब कुत्ते लोगों को काटते हैं, पड़ोसियों को काटते हैं, चलने-फिरने वालों को काटते हैं, वो लोग जब जाके वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो डॉग बाइट हो जाता है और वो सब कुछ सड़क के कुत्तों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आप इस मामले के एक्सपर्ट हैं, इसलिए थोड़ा और क्लैरिटी चाहूँगा। हम में से बहुत सारे लोग बात नहीं जानते हैं। मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काटा, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल गया, चाहे सरकारी गया। आप ये बोल रही हैं कि वहाँ पर ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि व्यक्ति आया तो वो बताए, उससे पूछा जाए कि आपको किसने काटा, एक चीज़। अगर कुत्ते ने काटा है तो पालतू था या सड़क पे घूम रहा था, ये भी कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछता। WHO का आंकड़ा है 55,000 से ज़्यादा मौत रेबीज से होती हैं हर साल, जो WHO कह रहा है, और हर तीसरा व्यक्ति इनमें से हिंदुस्तान से है। मरने वाले आधे से ज़्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं डॉग बाइट का। अब मुझे पता नहीं, WHO के पास ये आंकड़ा यहीं से होके जाता होगा, मे बी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री SP सिंह बघेल ने लोकसभा में 1 अप्रैल 2025 को कहा था, ये आंकड़ा दिया कि 24 में यानी पिछले साल देश भर में कुत्ते काटने से करीब 37,52,000 मामले आए हैं कुत्ते काटने के। तो 37.5 लाख मामले, आपकी मानूं अगर, तो यह आंकड़ा एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं है। तो केंद्र सरकार के पास जो आंकड़े होते हैं, वो प्रदेश सरकारों से आते हैं। जो प्रदेश सरकारें कलेक्ट कर रही हैं, अगर उस फॉर्मेट में ही फॉल्ट है और वो फॉर्मेट इसी साल भेजा गया है, केंद्र परफॉर्मा। सरकार ने ये पहले ही देख लिया कि ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, ये जिस तरह कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ ड्यूप्लिकेशन है, एक-एक डॉग बाइट की 5-5 एंट्रीज़ हो रही हैं और ये भी नहीं देखा जा रहा है कि पेट डॉग, क्योंकि अगर पेट डॉग काट रहा है तो उसमें सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये एक पेट ओनर की ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए आज तक कोई रेगुलेशन बना नहीं है। ये भी होना चाहिए कि अगर कोई पेट ओनर है तो वो वैक्सीनेट नेसेसरीली करवा कर रखे अपने कुत्ते को। लेकिन
वो भी होता है या नहीं होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस देखते हैं आज के डेट में, कि वो पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करें, देखें कि वो रजिस्टर्ड है, वैक्सीनेटेड है, उनकी नसबंदी हो गई है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का काम है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस किस तर्ज पे काम करते हैं ये हमें पता है। ये हर पोस्ट एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीन का कलेक्ट करके डेटा आज तक देते आए हैं। अगले साल से जब ये सवाल पार्लियामेंट में आएंगे तो हो सकता है हमें डीजीएचएस के प्रोफॉर्मा के हिसाब से आंकड़े मिले, लेकिन अभी के आंकड़े वही पुराने ढर्रे पर आ रहे हैं जो स्वयं केंद्र सरकार ने गलत माना है। और केंद्र सरकार ने भी यूपी गवर्नमेंट के एक गवर्नमेंट ऑर्डर का संज्ञान लिया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हम जिस तर्ज पे कलेक्ट कर रहे हैं इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये पिटबुल का किसी का पेट डॉग का काटा हुआ है कि सड़क के कुत्ते का काटा खेल हुआ सारा है। परसेप्शन पे चल रहा है, परसेप्शन पे हम मान के चल रहे हैं एग्जैक्टली कि कुत्ते काट रहे हैं ज्यादा। यस। अच्छा ठीक है। अभी ना जानवरों की गणना का मैं आंकड़ा देख रहा था, इसका भी बताइएगा मामला। कुछ स्टडीज कह रही हैं, मुझे नहीं पता, 12 से लेकर 2020 यानी 2012 से 2020 के बीच में कुत्ते काटने के मामले दोगुने हुए हैं, ऐसा कुछ स्टडीज कह रही हैं। अब अगेन फिर वही बात आ जाएगी कि आंकड़ा ही नहीं हमारे पास, वो स्टडीज कहाँ से आ रही हैं? दैट्स राइट। एक इनफैक्ट जी मैं दिल्ली स्टेट एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी में मेंबर की तरह इनवाइटेड हूँ। मैंने अभी हाल में ही इनफैक्ट 1 महीने पहले बहुत ही रिक्वेस्ट करके ये प्रोफॉर्मा दिल्ली के अस्पतालों में सर्कुलेट करवाया है। बहुत रिक्वेस्ट करके जीएनसीटीडी से कि अभी तक हम इसको गलत तरह से कलेक्ट कर रहे हैं और इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि भले ही वो पेट डॉग ने काटा हो या हो सकता है बंदर ने काटा हो या किसी और जानवर ने काटा हो, सारी का सारा दोष सड़क के कुत्तों पे और एमसीडी पे और सरकारों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। तो हमारे पास अगर सही आंकड़े नहीं होंगे तो हम सही सोल्यूशन नहीं बना सकते। अगर हमारे पास ये आंकड़े आ जाते हैं कि पेट डॉग्स की बाइट ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो फिर हमें डॉग ब्रीडिंग को कंट्रोल करना होगा, पेट ओनरशिप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, उस प्रकार की पॉलिसीज़ बनानी होंगी। वहाँ सोल्यूशन अलग है। अगर हम ये सच में देखें कि सड़क के कुत्तों की वजह से बढ़ रहे, तब हम उसमें जाएं। लेकिन फिलहाल के आंकड़ों पर ऐसे सारे कुत्तों को सजाए मौत दे देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, जो कुछ अभी आदेश आया ना उस पर मैं बात करूंगा जी। अगर ये आंकड़ा ठीक है 2019 का, कि मतलब जो गणना हुई 2019 तक की, कुत्तों की आबादी करीब 1.5 करोड़ थी और गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक ये संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा है। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो फिर तो ये कहना ठीक होगा कि सरकारी तंत्र में जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि नसबंदियां हों, आबादी ना बढ़े, वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। मतलब जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, पशु प्रेमी लड़ रहे हैं, पशुओं से डरने वाले लड़ रहे हैं, इन्हें लड़ना छोड़कर थोड़ा सरकारों को जवाबदेह बनाना चाहिए था कि पहले तो भाई ये संख्या कम करो ना, मामले तो अपने आप कम हो जाएंगे अगर काट भी रहे। जी। 2001 में पशु जन नियंत्रण नियम आए। उसमें लोकल अथॉरिटीज़ यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इनको जिम्मेदारी दी गई कि ये पशु जन नियंत्रण केंद्र बनाएं और वहाँ पे ये पशुओं, सड़क के कुत्तों की नसबंदियाँ करें। हज़ारों, दसियों हज़ार लोकल अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश में। इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोई एजेंसी नहीं बनाई गई। अब ये कोऑर्डिनेशन कभी हुआ नहीं, बजट कभी एलोकेट हुआ नहीं, केंद्र सरकार ने रूल तो बना दिया लेकिन पैसे कभी दिए नहीं, राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑफ कोई फंड किया नहीं। तो म्यूनिसिपैलिटी, जिस म्यूनिसिपैलिटी का अच्छा मन हुआ उसने बना दिए, छोटे वालों ने नहीं बनाए, किसी ने बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार कर दिया, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये ऐसे ही चल रहा था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर स्टेट में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो शहरी विकास सचिव के अध्यक्षता के अंदर बनेगी। सुप्रीम कोर्ट की बात को भी ज़्यादातर राज्यों ने नज़रअंदाज कर दिया। 2-3 राज्य हैं जिन्होंने सीरियसली लिया, वो थे उत्तराखंड और यूपी। उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई और तत्परता के साथ रूल को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज वो कहीं हैं। आज उनकी 70% से अधिक कुत्तों की पॉपुलेशन नसबंदी हो चुकी है, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, डॉग बाइट्स में कमी आई है, रेबीज़ केसेस में कमी आई है, कॉन्फ्लिक्ट केसेस में कमी आई है। इसीलिए उनके मॉडल को अच्छा बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बजट भी एलोकेट किया, मैन पावर भी एलोकेट किया, महीनेवार मीटिंग्स ली सचिवों ने और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मंगाई, तो आज वो कहीं हैं।
फेज वाइज प्रोग्राम किया, सेंसिबल प्रोग्राम किया। वो मॉडल्स हैं जो बाकियों को फॉलो करने चाहिए, लेकिन बाकी स्टेट्स ने कुछ किया नहीं। अब ये केंद्र ने भी रियलाइज किया है, इनफैक्ट अब कुछ बजट एलोकेशन केंद्र के द्वारा भी किया जा रहा है सारे स्टेट्स के लिए। कोई एक सब्सटेंशियल बजट एलोकेशन की बातें हो रही हैं। बहुत देर हो चुकी है, 25 साल बीत चुके हैं ये रूल आए हुए। अब 2023 में नए रूल जब बने तो स्टेट जो मॉनिटरिंग कमिटीज़ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में से सीखते हुए रूल में भी डाला गया। धीरे धीरे चूंकि अब जानवर की बात है ना, तो कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता। ऑब्वियसली जब इंसान महिलाओं की नहीं के ली जा रही शो है, को, महिलाओं के लिए, हर बच्चों किसी के के शो लिए को कुछ नहीं में सीरियसली लेते। हाँ। पर्यावरण और जानवर किसी खास की जिम्मेदारी नहीं होते हैं। कुत्ते ने तो नहीं जाना है ना कहने की भाई मेरा भी कुछ कर दो। कुत्ता ना वोट देता है ना कुछ। नहीं, ठेका तो इंसानों ने लिया है कहने का कि भाई इस दुनिया में सबसे समझदार जानवर कौन है? इंसान। बिल्कुल तो समाधान भी आप ही को निकालना है। बिल्कुल। लेकिन समाधान तो बाद में निकलेगा। एक चीज जो मुझे अभी तक के पॉडकास्ट में समझ में आई है, आप ये कह रही हैं कि आंकड़ा ही गलत है। आंकड़ा। पहले आंकड़ा लाओ सही, यस। इसके बाद पॉलिसी बनेगी। चलिए ठीक है। दूसरी चीज मुझे आपसे पूछनी है, बहुत सारे लोगों को अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि फैसला आया क्या है जिस पर इतना बवाल खटा हुआ है। तो थोड़ा समझाइए मुझे संक्षेप में कि फैसला हुआ क्या है जिस पर आप लोगों का आपत्ति भी है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या फैसला दिया है, मैं बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या फैसला दिया। ठीक है। 2 जजों की बेंच ने एक बहुत पुराना मैटर जो चल रहा था, 2009 से चल रहा था, कई सारे हाई कोर्ट से बैच मैटर चल रहा था, उसका फाइनल जजमेंट ये दिया कि 2023 के जो केंद्र सरकार के पशुजन नियंत्रण नियम हैं उनको लागू किया जाएगा, सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है कि हमें करुणा संवेदना रखनी है पशुओं के लिए, तो वो लागू की जाएंगी और किसी भी तरह से कुत्तों को मारा कूटा नहीं जाएगा। ये फैसला जी आया 2 जजों की बेंच का। अब इसको पलटने के लिए 3 या उससे अधिक जजों की बेंच चाहिए। क्योंकि 2 जजों की बेंच ने अगर ये दे दिया तो और 2 जजों की बेंच इसका कॉन्ट्ररी फैसला नहीं दे सकते। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से अभी और 2 अन्य जजों की बेंच ने ये बोला कि रूल वूल हम नहीं जानते, आप सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव के सारे कुत्तों को पकड़ के किसी शेल्टर में बंद कर दीजिए। एनसीआर के सभी जी। कुत्ते आवारा। जी। आवारा शब्द वैसे मैं पूछूं, आवारा ये तो बहुत शब्द चल रहा है, ये जी। लीगल शब्द है, नहीं। नियम क्या शब्द क्या है इनके लिए ठीक हिंदी में? कम्युनिटी डॉग्स अंग्रेजी में, और हम पथाश्रित बोले तो ठीक शब्द रहेगा। पथाश्रित। पथाश्रित। वही मुझे लगा ये तो बड़ा खराब सा शब्द है। जी। और पशु प्रेमी भी बोल रहे हैं आवारा। क्योंकि आवारा क्या होता है ये? चूंकि मैं यूपी गवर्नमेंट के साथ भी काम करती हूँ इसी सब्जेक्ट पे, तो वहाँ ये डिबेट हुई थी कि हम इनको निराश्रित बोले। तो निराश्रित पे भी बहुत आपत्ति जताई कुछ लोगों में कि निराश्रित ये पैदा ही सड़क पे हुए, सड़क ही इनका घर है। तो ये निराश्रित तो नहीं है, ये पथाश्रित हो सकता है। पथाश्रित। सो पथाश्रित श्वानवंशी पशुओं के लिए अगर हम देखें तो 10 लाख से अधिक हैं दिल्ली एनसीआर में। अगर कोई भी 2 व्यक्ति अपने एसी के कमरे में बैठकर बोल दें कि इनको कहीं बंद कर दिया जाए, तो ये एक ऐसा फैसला तो है ही नहीं किसी भी सोच के दायरे में कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि शेल्टर तो दिल्ली में है ही नहीं। बताइए रही आपने। सड़क के पशुओं के लिए अगर कोई लाइफ टाइम केयर जगह जो उनको आजीवन रखा जाए है, तो वो सिर्फ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। वहाँ पे वो किसी को चोट लग गई हो, बीमार हो, तो ऐसे पशुओं को रखते हैं और वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, ओवर क्राउडेड है, उनके पास स्वयं के संसाधनों से चलाने के लिए उससे ज़्यादा नहीं है। एमसीडी के करीब 10 श्वानवंशी पशु के जन नियंत्रण केंद्र हैं। 20 में से 10 ही एमसीडी के खुद के हैं। 4 जो है वो पशु कल्याण संस्थाओं के ओन्ड हैं और 6 जीएनसीटीडी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ओन्ड हैं। कुल मिलाकर सरकारी हैं। ठीक है। तो 10 में 10 एमसीडी के खुद के स्वयं के एबीसी सेंटर्स हैं। अब इन 10 एबीसी सेंटर्स में मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हम ठूस के भी भर दे तो 1000 कुत्तों को रखा जा सकता है। 10 लाख को कहाँ लेकर जाएंगे?
ये तो ऑर्डर देने से पहले सोचा भी नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सोचते भी तब जब सुनते किसी की, सुना भी नहीं, ये दुखदाई बात है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको सुनना उचित होता है और सबका सुनने का संवैधानिक अधिकार भी है। तो सुनकर इस चीज़ को सुधारा जाएगा, ऐसी उम्मीद भी है। उम्मीद पे भी कायम है दुनिया। लेकिन ये ऑर्डर के हिसाब से 10 लाख पथाश्रित कुत्तों को कहीं बंद कर दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। इसकी आड़ में जो कॉरपोरेशंस हैं वो इनके कत्ल ज़रूर शुरू करेंगे और उसके लिए क्योंकि नंबर हज़ारों तो है लोग, नहीं हमारे हाँ, पास। और होगा ये कि अब सड़कों पर लड़ाइयाँ होंगी। हमारा देश जो बात-बात पे विभाजित हो जाता है, बात-बात पे हम कभी भाषा पे, तो कभी वोट पे, तो कभी इस पे, उस पे, आपस में अपने आप को टूटता हुआ देख रहे हैं। मतलब ये बहुत ही दुःख की बात है कि एक और मुद्दा खड़ा कर दिया गया है, जिस पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये कहा गया है कोर्ट के आदेश में कि अगर किसी ने किसी भी कुत्ते के विरुद्ध कंप्लेंट किया, तो एमसीडी को 4 घंटे का समय मिलेगा उसको उठा लेने के लिए। तो मान लीजिए कि मेरे नेबर को मेरा कुत्ता पसंद नहीं है और वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर क्या दे। ये पालतू कुत्तों के लिए भी है? जी, ये भी नहीं क्लैरिफाई किया गया है। जब ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, ये अथॉरिटीज जाने। ये पालतू कोर्ट कुत्तों, ने इस भाषा में बात की? जी, क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि ये पेट डॉग्स के लिए तो नहीं लागू नियम का होगा। पालन कैसे करोगे आप जब क्लैरिटी उन्होंने नहीं कहा है नियम में? अथॉरिटीज सब जानते हैं, अथॉरिटीज देख लेंगे। ये भी कहा गया कि यहाँ तक कि कोर्ट ने एक अमाइकस को भी अपॉइंट किया है। तो अमाइकस ने कहा कि कुछ कुत्तों को लोगों के द्वारा अडॉप्ट भी किया जा सकता है, अब अडॉप्ट किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अडॉप्ट करेंगे और वापस बाद में सड़क पर छोड़ देंगे, इसलिए हमें ये सुझाव भी नामंजूर है। तो अगर मेरे पास एक देसी कुत्ता है और मेरे पड़ोसी को नहीं पसंद है, मेरे पड़ोसी ने फ़ोन किया, एमसीडी वाले बाध्य हैं कि वो 4 घंटे में आके मेरा कुत्ता मुझसे छीन के ले जाए। पड़ोसी के अगेंस्ट हो जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर लोग लांछन, जो शिकायत, सोसाइटीज मारपीट में कर पहले रहे। इतने झगड़े थे, हमारी सोसाइटी अब आपने छिन्न कानूनी भिन्न हो हथियार गई और है। दे दिया। यस, ये तो कोर्ट ने कहा है, कोई जी, भी कह सकता है। जी। ये बेसिकली हम क्या हैं कि हम भारतीय लोग ना पशुओं के लिए किसी भी अन्य सिविलाइजेशन से ज़्यादा संवेदनशील हैं। हम अहिंसावादी हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम के पालन करता है। हम दुनिया में किसी भी अन्य सिविलाइजेशन से ज़्यादा शाकाहारी लोग हमारे देश में रहते हैं। सब, हाँ। और हम इसलिए नहीं कि रिलीजियस रीज़न है या कुछ है, क्योंकि हम कुछ हैं ही ऐसे। हम पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, हम बुधवार को चींटियों को भी दाना देते हैं, हम मंगलवार को बंदरों को भी खाना खिलाते हैं और हम इससे इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे डीएनए का पार्ट है, हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है। इससे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट अगर हमें जुदा करेगा तो हमारी सोसाइटी टूट जाएगी और ये झगड़े बिल्कुल अवॉइडेबल हैं। हम अगर केंद्र सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करें, जो बहुत कंसल्टेशन के बाद बनाए गए हैं, ये नियमों में जिनको खाना खिलाना है कुत्तों को वो भी निर्धारित मुझे किया थोड़ा गया है। बताइए, नियमों जी। के बारे में लोग नहीं जानते, वो क्या नियम है जिन पर आप जोर दे रही हैं कि इन्हें मान लिया जाए तो झगड़ा सुलट भी सकता था? कुछ 5, 6, 7 ऐसी बात होंगी जरूर, वो जी, मुझे उम्मीद है, जी। बताइए। सो 2023 के नियमों को बहुत सोच समझ के केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो पब्लिक सिविल सोसाइटी है उनसे भी सलाह ली गई, स्टेट से भी सलाह ली गई, सबकी सलाह, सबके कंसल्टेशन के बाद ये नियम बनाए गए कि प्रत्येक कॉरपोरेशन के अंदर जब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलेगा तो उसको प्रोजेक्ट रिकग्निशन लेना होगा। यदि उस एरिया में कोई कुत्तों की कॉन्फ्लिक्ट आती है खिलाने के लिए या कुत्ते काटने के लिए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का निस्तारण रूल 16 एक बताया गया है, उसके अनुसार होगा। सिर्फ किसी कुत्ते ने भौंक दिया उतनी शिकायत भर काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई कुत्ता काटता है तो उस कुत्ते को चिन्हित करके उठा लिया जाएगा और उसको आइसोलेशन या क्वारंटीन एक वार्ड बनाए जाएंगे एबीसी सेंटर के अंदर।
वो एबीसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसका मॉनिटर करेगी उस कुत्ते को। ये भी बताया गया है कि उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट बनेगी कि वो कहीं कुत्ता रैबिड तो नहीं है। अगर वो रैबिड है तो क्या करना है बताया है, अगर वो रैबिड नहीं है तो क्या करना है बताया है उसी रूल के अंदर। और उसके बाद उसको हर कंप्लेंट को हमें इस प्रकार लॉग रखना है, हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी है। ये कॉरपोरेशंस द्वारा 2023 से करना था, जो उनसे नहीं किया जा रहा है। अगर हम उसको ढंग से लागू करें तो हमारे पास कंप्लेंट्स के निस्तारण की, रियल कंप्लेंट्स, कुत्तों के काटने की कंप्लेंट्स के निस्तारण का समाधान केंद्र सरकार द्वारा पहले से दिया गया है। ये भी अब देखा गया कि बहुत सारे लोग, स्पेशली कोविड के ज़माने से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कॉल दिया था कि हार्ड लॉकडाउन के तहत कि हम अपने आसपास रह रहे पशु पक्षियों को भी खाना दे दें, क्योंकि जो ढाबों के खाने पर आश्रित थे, जो सड़क का कूड़ा खाते थे, अब वो ढाबे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, तो वो जानवर भूखे मर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया था पूरे देश के लिए कि उनको खाना खिलाया जाए, और लोगों ने उनकी बात मानी थी। इसी के साथ कई चीफ मिनिस्टर्स ने, कर्नाटका के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, सब चीफ मिनिस्टर्स ने पैसे एलोकेट किए थे सड़क के कुत्तों के खाना खिलाने के लिए, और लोगों ने आगे बढ़ के साथ दिया था, मदद की थी। वही आज तक जारी है, और लोग अभी भी उन जानवरों की नहीं, तो उसी खाना प्रकार, खिलाने के नियम क्या हैं? वो नियम भी 2023 में केंद्र सरकार ने तय कर दिए। ये कि खाना तो आप खिला सकते हैं, लेकिन आप गंदगी नहीं फैला सकते। अगर खाना खिलाने के स्थान पर कोई प्रॉब्लम है, दो लोगों में विभाजन है, कोई चाहता है यहाँ मत खिलाओ वहाँ खिलाओ, तो जो जिले का पशुपालन अधिकारी है उसकी अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी बनेगी। एक पुलिस वाला होगा, एक आरडब्ल्यूए वाला होगा, एक खाना खिलाने वाला होगा। ये जाके तय करेंगे कि कितने फीडिंग स्पॉट्स बनेंगे, कहाँ बनेंगे, वो फीडिंग स्पॉट पर ही खाना खिलाया जाएगा। अच्छा। ऐसा भी है कि कभी कभी लोगों को तकलीफ हो जाती है कि भाई सीढ़ी पर मत खिलाओ, लोगों को चढ़ना उतरना होता है, किसी के घर के आगे मत सोसाइटी के खिलाओ। अंदर भी मना करते सोसाइटी हैं, के क्योंकि अंदर, नोएडा गुड़गांव में सोसाइटी सोसाइटी के है। अंदर तो मतलब उस सोसाइटियां तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मगर किसी ऐसे स्थान पे खिलाएं जहाँ बच्चे ना खेलते हो, जहाँ बूढ़े लोग ना जाते हो, सिविक सेंस के साथ, संवेदना के साथ। और अगर एक व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है तो ये कमेटी तो निर्धारित कर सकती है। ये तो रूल 2023 में केंद्र सरकार ने बना दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करे ना। दिल्ली में आज तक इसको नहीं लागू किया गया। नहीं, मैंने कोई स्पॉट नहीं देखा ज्यादातर नोएडा में, नहीं किया इन्होंने, मुझे तो नहीं दिखा नहीं किया। कि आम ऐसा आदमी तय हुआ पार्टी हुआ की कि आप यहाँ सरकार, खिला दो, ऐसा नहीं आम हुआ। आदमी पार्टी की सरकार ने चिढ़कर इसको नहीं लागू किया, क्योंकि वो केंद्र के किसी भी रूल को लागू करना चाह नहीं रहे थे। नहीं, तो नोएडा में भी नहीं हुआ, ये तो यूपी है। नहीं, नोएडा में कई जगह फीडिंग स्पॉट्स मुझे अपने निर्धारित घर के आसपास बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर मैं खाना लेके निकलूं, मान लीजिए किसी दिन, मुझे नहीं पता है कि गाय या कुत्ते को कहाँ खाना खिलाऊं, नहीं लिखा तो है। ऐसे है कि फीडिंग स्पॉट हर जगह पूरे जिले में निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहां है, वहां पे जरूरी है। अच्छा, जी, ठीक। यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, बहुत लेकिन ज्यादा। हम गुजारिश करते रहे, नोटिस भेजते रहे, शिकायतें करते रहे, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कंप्लीट अनसुनी। उन्होंने ठान लिया था कि अगर केंद्र सरकार ने बनाया तो हम इसको विफल करके ही दिखाएंगे। लेकिन बात इतनी भर तो नहीं है। देखिए, बहुत सारी ऐसे मामले सामने आए हैं, जब लिफ्ट में खड़ा है काट लिया, सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं, तो ऐसे वीडियोस तो हैं ही सामने। अब ये एक बात हो सकती है, आप बोल सकती हैं, लोग कहते भी हैं कि इसके पीछे एक लंबा हिसाब किताब है। भाई, किसी कुत्ते को अब्यूज़ किया गया, पत्थर मारा है, भूखा रखा है, कुछ भी किया है, तो उसका जहाँ एग्रेशन निकलता है वो निकलता है। वो आपकी तरह, हमारी तरह तार्किक तो है नहीं, कोई इंसान है वो जी, कि इसने किया था इसे मारूंगा। जी, उसने काट लिया। जी, तो अब लोग ये कह रहे हैं, जिनको शिकायत है, कि देखिए इतनी गहराई में हमें नहीं जाना, हमारे बच्चे पार्क में खेलने नहीं निकल पा रहे, हम सुबह जॉगिंग करने नहीं निकल पा रहे, कोई सामान देने आ रहा है, जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो कुत्ते उसके आसपास की जो इलाका है उसे अपनी टेरिटरी मानता है, जहाँ से उसे खाना मिलता है, और फिर उसके अंदर जो एक ये व्यवहार होता है कि अब मैं इसे गार्ड करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, वो भी वो करने लगता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये तो पशु ही ऐसा है जो खाना ढूंढता है, खोजता है, आपने इसके ठिकाने बना दिए, उस वजह से एक टेरिटोरियल उसका बन गया मामला, और अब जो भी वहां जाता है उन्हें काटता है। ये मुझे आप बताइए, इस तर्क का क्या काट है आपके पास? मुझे ये सेम प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम, क्योंकि घूमने तो मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी नहीं पसंद कि कुत्ते मुझे काटे। देहरादून
में मैं रहती थी, मेरा शहर मूल रूप से वही है। हम्म, तो वहाँ पे मुझे एबीसी का कोई प्रोग्राम चलता हुआ नहीं था, बहुत ही इक्का दुक्का छोटा मोटा कुछ तो चल रहा था, मगर उससे वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। तो मैं एबीसी या जब तो आप, ये मैं टोक के बोल रहा हूँ, एबीसी जब आप कहती हैं तो एनिमल बर्थ कंट्रोल आप कह रही जी, हैं। पशु जन्म नियंत्रण प्रोग्राम। ठीक ठीक है। जी, हम्म, तो ये कुत्तों की नसबंदी का। सही है। तो कुत्तों की नसबंदी का कोई प्रोग्राम वहाँ चल नहीं रहा था। तो मैं या तो ये कह सकती थी कि सब कुत्तों को मारो और ख़त्म कर दो, यहाँ से हटा दो। वो सॉल्यूशन था नहीं, ना लॉ में और ना इंसानियत के रूप से वो तकाजों पे खरा उतरता है। बिल्कुल गलत किसी जानवर सॉल्यूशन को आप होता। सिर्फ इसलिए मार दो। तो हमने पढ़ा हाँ, कानून क्या है। ठीक है। कानून पढ़ा, हमने कहा कि 2001 के रूल के हिसाब से तो जब पशु जन नियंत्रण केंद्र बनने चाहिए। हमने अपने मेयर को बेसिकली जिम्मेदार ठहराया। ठीक है। हम अपने मेयर के पास गए, उस समय विनोद चमोली जी हम्म, वहाँ के हमारे मेयर थे। हमने उन्होंने पहले कहा कि कुछ नहीं कुत्ते बहुत काटते, कुत्तों को तो हटा देना चाहिए। मैंने कहा हटाएंगे आप, नए कुत्ते आ जाएंगे और इस बार जो कुत्ते आएंगे वो आकर टेरिटरी के लिए और लड़ेंगे, क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं। कितने कुत्तों को हटाएंगे आप? करोड़ों कुत्ते हैं हमारे देश में, जितने आप हटाते जाएंगे और कुत्ते आते जाएंगे। दिल्ली से अगर हम 10 लाख कुत्ते हटा दें, 3 महीने लगेंगे नेबरिंग एरिया से, सोनीपत से, करनाल से, यहाँ वहाँ से कुत्तों को वापस आ जाने में। सो क्या हम फिर हटाएंगे? और क्या हम इन हज़ारों करोड़ के खर्चों को हम कब तक उठाएंगे? हटा के कहाँ ले जाएंगे? कत्ल कर देंगे, ये हम मान नहीं सकते। तो फिर हमने उनको समझाया कि देखिए ये कानून है, आपका काम है, आपको पशु जन नियंत्रण केंद्र बनाना पड़ेगा। मेयर को हमने समझाया, म्युनिसिपल कमिश्नर को हमने समझाया, उन्होंने पैसे लगा के बहुत बेहतरीन अस्पताल बनाया। वो शायद हमारे देश का पहला एक मॉडल एबीसी सेंटर बना। और वहाँ से जब नसबंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ, आज के डेट में हमें देहरादून में ना कुत्ते चेस करते हैं, ना पपीज़ दिखते हैं, ना लैक्टेटिंग मदर्स दिखती हैं जो दूध पिलाती हैं बच्चों को तो वो अग्रेसिव हो जाती है बच्चों को बचाने के चक्कर में। ना ऐसी कोई फीमेल डॉग्स मिलती हैं जो हीट पर हों और कुत्तों के झुंड उनके पीछे मेटिंग के लिए भागे और लोगों को काट लें। इस प्रकार के कुत्तों की समस्याएं हमारे शहर में बिल्कुल कम हो गई। मेरी गुजारिश है ऐसे सारे श्रोताओं से जिनको कुत्तों के संबंध में प्रॉब्लम है, वो अपने मेयर की, अपने म्युनिसिपल कमिश्नर की, अपनी जो भी लोकल अथॉरिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करें और उनसे कहें आपने क्या किया। अगर वो जैसे दिल्ली में 20 एबीसी सेंटर्स चलाते हुए भी एमसीडी फेल हुई है 25 सालों में, वो काम कैसे लखनऊ ने 4 साल में कर दिया एक एबीसी सेंटर के साथ? एमसीडी ने धूर्तता करी है, तभी आज के डेट में लोग दिल्ली के परेशान हैं और कुत्ते परेशान हैं, आपस में सब लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सुलझाई जा सकती है अगर अब एमसीडी ढंग से एबीसी सेंटर्स को उस तर्ज पे चलाए जैसा सक्सेसफुल मॉडल्स दूसरे स्टेट्स में चले हैं। आपने जो रास्ता बताया वो ठीक है, लेकिन आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, इन शहरों में सभी लोग जो हैं ज़्यादातर वो नौकरी करने आए हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। जिन संस्थाओं के बारे में, लोगों के बारे में आपने बताया, वहाँ तक लोग अपना खुद जेन्युइन काम करने नहीं पहुँच पाते, कोई उन्हें टाइम नहीं देता। ये तो एक बहुत लंबा रास्ता हो गया। तो एक सरल रास्ता ये निकाला है, जो आपको ही पता होगा, मुझे पता सरल है, रास्ता हमारे पास ट्विटर पे है। RWA ने भी निकाला है कि भाई अंदर ही मत आने दो आप, और बाहर की जिम्मेदारी आपकी। हम तो ये कर सकते हैं, कुत्ते को सोसाइटी में नहीं घुसने देंगे, गार्ड लगा दिए हैं, बाहर आप जानो, आपका काम जानो। समस्या बढ़ती है इससे, समस्या बढ़ती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं कुत्तों को। तो क्या होता है कि कुत्ता टेरिटोरियल है नेचर में, वो टेरिटरी के लिए लड़ते हैं। अगर कुत्ता उसको खाना खिलाया जा रहा है एक जगह, तो जो उसको खाना खिला रहा है ध्यान रखे कि वो उसको नसबंदी भी इंश्योर कर रहा है, वो उसका वैक्सीन भी इंश्योर कर रहा है, वो ये भी इंश्योर कर रहा है कि वो कुत्ता बीमार नहीं है और वो कुत्ता भूखमरा नहीं है। और अगर जो बीमार होते हैं यानी डिस्टेम्पर है या भूखमरी का शिकार है, वो कुत्ता इरिटेबल और बाइटिंग ज़्यादा करेगा। वो अगर नसबंदी नहीं है, उसकी वैक्सीनेशन है, जो कुत्ता RWA के अंदर रहता है वो सेफ है, वो इंसानों के लिए भी सेफ है, वो अपने लिए भी सेफ है। अगर हम इन सबको बाहर निकाल दें और उनको अपनी टेरिटरी, अपनी खाना वाना खुद ढूंढने के लिए मजबूर कर दें, तो वो बेसिकली समाज के लिए और बड़ा खतरा पर बन गौरी सकता जी, है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं नोएडा में, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जब बड़ी सोसाइटीज़ में अंदर ही रहने वाले कुत्तों ने भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा वाकया कर दिया है। अब ये बात तो अपनी जगह है
कि ये वाकई उठकर सामने आने लगे हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, रिकॉर्ड होते हैं, मे बी पहले भी होता रहा हो, लेकिन इसे इस तरह तो इग्नोर कोई नहीं करने को राजी बिल्कुल है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। है ना? और अगर कोई कि कुत्ता होता ही है काट साहब, ये तो देखिए, ऐसे तो बिल्कुल, कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कभी कोई कुत्ता काटता नहीं है, लेकिन उसका भी तो समाधान हमारे पास रूल में है। क्या हम एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बन सकते हैं? क्या हम रूल के अनुसार चिन्हित करके अगर कोई कुत्ता काटे तो उसको एबीसी सेंटर में भेज सकते हैं? हमारे पास नोएडा में ही सेक्टर 94 में एक एबीसी सेंटर चलता है। इसमें भी काफ़ी नोएडा अथॉरिटी को हमने बताया भी, कुछ भ्रष्टाचार वहाँ पे भी चल रहा था। उसको चीज़ों को ठीक किया गया है अब, और अब उसमें आइसोलेशन के कैनल्स हैं। हम क्या अगर सिर्फ रूल के हिसाब से जो कुत्ता काटे चिन्हित करके उसको अगर हटाएं तो हमारे एक समाधान बेहतर टाइप का निकल सकता है, जहाँ पे हम एन मास डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि हम नोएडा अथॉरिटी के लोगों को बोले या एमसीडी या कोई भी कॉरपोरेशन है, यहाँ पे कॉरपोरेशन का काम अथॉरिटी करती है, हम उनको अक्सर आरडब्ल्यूएस कुछ पैसे दे के कहते हैं यहाँ से उठा के कहीं और ले जाओ। तो क्या होता है कि यहाँ पर तो हट गया कुत्ता, लेकिन नए कुत्ते आ जाएंगे, वो टेरिटरी की फाइट करेंगे, और जहाँ ये कुत्ते छोड़े जाएंगे वहाँ वो अपनी टेरिटरी और घबराए हुए होंगे, क्योंकि कुत्ता फाइनली टेरिटोरियल है, वहाँ जाके वो काट पिटाई करेगा, तो समस्या दोगुनी बढ़ जाती है। कुत्ते हटाने से नहीं हट सकते, नसबंदी करने से हटेंगे। हाँ। और वो फिर एक स्लो प्रोसेस है, ये भी सच है कि आप आज नसबंदी करोगे, धीरे 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 आपको कुत्तों की संख्या में कमी दिखाई देगी। 3-4 साल का काम है, लेकिन 25 साल हम गंवा चुके हैं। चलिए 3-4 साल का काम हम आज से शुरू करें। लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया स्पेशल फोर्स बनेगी, ऑफिसर्स तैनात होंगे, शेल्टर होम बनाओ, 5000 कुत्ते कम से कम रखो, नसबंदी करो, वैक्सीनेशन करो, वहाँ CCTV लगाओ, और हेल्पलाइन भी है। में भी उन्होंने कहा 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के मामले दर्ज करनी, हेल्पलाइन बनाओ। जी। आपके कहने से मुझे समझ में आ रहा है, आप कह रही हेल्पलाइन तो बनाओ, पर ऐसी बनाओ ना कि कुत्ते ने काटा, बता दो, तो कम से कम उस कुत्ते को प्रॉपर एक तरह से ले जाएं, उसका भी कोई इलाज हो। ऐसे मत करो कि भाई काट लिया तो मारना शुरू कर दो, और बस खाना खिलाने वाले बस खाना ही खिला रहा है, वो इंजेक्शन नहीं लगा रहा है। हाँ। तो 10 लाख कुत्तों को जेल सबको भगा दो। अब कहने के तो लिए 10 तो लाख कोई कुत्ते काटने लगते अगर सड़क पर, तो यहाँ तो हर आदमी को काट चुका होता। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कि हम ये भी कह सकते हैं कि बादलों के ऊपर एक किला बनाया जाए, लेकिन वो काम होने के लायक भी तो होना चाहिए। हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, और अभी तो हम सिर्फ 10 लाख अनुमान लगा रहे हैं उस संख्या का जो कुत्ते सड़कों पर रहते हैं दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि क्या आदेश दिए गए थे, जो कि अभी बाय द वे ऑर्डर आया नहीं है, हमें सिर्फ उतना पता है जितना सुना गया, जितना मीडिया में है, जितना सुना अच्छा अभी आया भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है। जी, अभी लिखित रूप में ऑर्डर ऐसा आया नहीं है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन जो सुना है वो ये सुना है कि पेट डॉग स्ट्रीट डॉग में भी कोई फर्क नहीं साफ किया गया। तो जो लोगों के घर में भी अगर देसी कुत्ते हैं वो भी छीने जा सकते हैं, तो ऐसे कुत्ते तो और 10 लाख समझ लीजिए दिल्ली एनसीआर में, तो 20 लाख कुत्तों का के लिए तो हमें फिर बहुत बड़ा एक और शहर बनाना पड़ेगा। 2022 के नवंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा था कि जो सड़कों पे हैं जानवर, उन्हें खाना खिलाने वालों को पहले उन्हें औपचारिक रूप से अडॉप्ट करना चाहिए, फिर घरों में खाना खिलाइए आप जी। पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाने पर नगर पालिका इनसे 200 रुपये जुर्माना वसूल। तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये ऑर्डर एब्सर्ड है। इसका कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आपको खाना खिलाने के लिए बाध्यकारी हो जाए कि आप उसको अडॉप्ट करें, क्या जरूरत है। हर एक का हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम पशुओं के प्रति करुणा रखें, और अगर हमारी रिलीजियस भावनाएं, हमारी सिविलाइजेशनल भावनाएं अपने आसपास के पशुओं से जुड़ी हुई हैं, अगर हम एज ह्यूमन बीइंग्स जब से गुफाओं में रहते थे तब से कुत्तों को पाल रहे हैं, अभी भी हमारे घरों में आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है, और तो कोई कोर्ट नहीं कह सकता कि जाओ अपने घर ले जाके खाना खिलाओ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें तो कुत्ते नहीं शामिल हैं, इसमें तो गाय भैंस सांड सब शामिल हैं। अब सबको घर बांध दे कोई, क्योंकि मैंने खाना खिला दिया, जी,
वो तो प्रॉब्लमेटिक है ही। करेक्ट। पर एक बात है जो सोशल मीडिया पर अभी देखने को मिल रही है, और आप भले ही ये कहती हूँ कि देखिए समाधान है, 3-4 साल में उसका असर दिखेगा। अभी जो लोगों के अंदर गुस्सा है, अभी जो सोसाइटी में गुस्सा है, उसमें लोग ये साफ कह रहे हैं, आप भी कल परसों से देख रही होंगी सोशल मीडिया को, कि भाई अगर मैन वर्सेस डॉग है तो हम मैन के साथ हैं। जब जन भावनाएं कोर्ट के फैसलों के रूप में अभिव्यक्त होने लगे और सरकार भी फिर मजबूर होंगी, जी। क्योंकि उन्हें तो वोट भी लेना है और कोर्ट के आदेश का पालन भी करना है। तो अब ये आप बताइए मुझे, ये किस तरफ जा रहा है? ये समाधान है, ये समस्या है? जी, आप माने या ना माने, मैं भी मैन ही के साथ हूँ। नहीं, मैं तो मान ही बीस्ट लूंगा। के साथ नहीं हूँ। सो ये बात सच है कि हमारे संवैधानिक अधिकार इंसानों के ही हैं। हम्म, तो इंसानों के बारे में ही सोचा जाना कोर्ट के लिए भी जिम्मेदारी है। लेकिन इंसानों का हित इसमें नहीं है कि कुत्तों को मार दिया जाए या बंद कर दिया जाए। इंसानों का हित है विज्ञान में। इंसानों का हित है कि हम साइंटिफिक मेजर्स के साथ कुत्तों की संख्या को कम कम करते करें। जाएं। और वो साइंटिफिक मेजर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं। वो साइंटिफिक मेजर्स हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है इंडिया का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है रेबीज इरेडिकेशन का। उन्होंने बताया है कि पशुओं की सिर्फ नसबंदी की जा सकती है और वो ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बताया हुआ एकमात्र तरीका है। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना, लंदन में तो नहीं होते हैं, न्यूयॉर्क में तो नहीं होते हैं, कोर्ट में तो यहाँ तक कि किसी ने कहा नेदरलैंड्स में तो नहीं होते हैं। भाई हमारा देश नेदरलैंड जैसा थोड़ी ना है। हमारा देश तो मतलब कैसी बातें इसका कर नाम रहे इंडिया हैं। है। वही, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारी एम्बिशन है कि हम डेवलप्ड कंट्री बने, हम प्रगतिशील देश हैं, मगर हम अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हम अपने आप को, हमारा वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं है, हमारी स्विच सिस्टम्स नहीं है, हमारे नहीं, इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं अभी, कुछ लोगों के, मैं कुछ लेख पढ़ रहा था, उसमें ये भी कहा गया कि शहरों में जो कुत्तों की समस्या आप देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आपने कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। करेक्ट। आप खुद तो निस्तारित करते नहीं अपने कूड़ा, इसमें जो खाना पीना है वो कुत्ता ढूंढ रहा है, उन्हें खाना आराम से मिल रहा है इसलिए वो इकट्ठा भी हो रहे हैं, उसके आसपास दिखाई दोगे वो काटेगा भी फिर। मैं आपको 2 छोटी-छोटी कहानियाँ बताती हूँ। एक बार लंदन के मेयर, 1600s की बात है, लंदन के जो मेयर थे, उनके शहर में वही थी कूड़े की हालत जैसी हमारी आज है। और गंद फैला रहता था, कुत्ते बिल्लियाँ बहुत थे, बीमारियाँ फैलती थीं। तो उन्होंने कहा ये सारी बीमारियाँ कुत्तों की वजह से फैल रही होंगी, तो ये सारे कुत्ते बिल्लियों को मार देते हैं। तो करीब 80,000 कुत्ते बिल्लियों का वध किया गया लंदन के मेयर के आदेश पर, पूरे लंदन में। उन्होंने सोचा कि कुत्ते बिल्लियों को मार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये किया गया, क्या हुआ कि वो जो उनके सीवेज के पूरा शहर के नीचे जो हमारी एक और दुनिया बसती है, उसमें होते हैं बड़े बड़े चूहे, और वो ऊपर नहीं आते, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे आपसे डरते हैं, वो कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं। वो आ गए ऊपर, और उन चूहों के ऊपर जो फ्लीज थी वो कैरियर थी प्लेग की। और ऐसा प्लेग फैला कि 70% ऑफ लंदन पॉपुलेशन डाइड। लंदन की 70% पॉपुलेशन ब्लैक डेथ नाम के प्लेग से मरी, इसलिए क्योंकि लंदन के मेयर ने कहा सब कुत्ते बिल्लियों को मार दो। ऐसा तो माओ के दौर में भी हुआ था, माओ के दौर में भी हुआ था, चिड़िया मार दी थी क्योंकि फसल खा रही थी। हाँ। उसके बाद तो ये नहीं सोचा, लेकिन बाद में जो वो कीट बचेंगे वो फसल खा लेंगे। चिड़िया कीट खा रही थी। तो हम जब ऐसे झटकेदार इकोसिस्टम हाँ, जब हम ऐसे झटके से कोई गुस्सैल डिसीजन लेते हैं तो, और उसको साइंटिफिक बेसिस नहीं बनाते, तो इस तरह की एब्सर्ड बातें हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, राइट। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगी। यहीं पे द्वारका में ही एक केस हुआ था कि एक सोसाइटी में बहुत सारे कुत्ते मारे हुए पाए गए। एक दिन किसी को जहर दे दिया होगा, या 16-17 कुत्ते एक RWA में मरे हुए पाए गए। लोग गए रोते पिटते पुलिस थाने में, उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा हो गया है, पता करें, आप FIR लिखें। पुलिस ने कहा जाओ जाओ, ये कुत्ते ही तो हैं, मर गए तो मर गए। ठीक है, मायूस होके वापस आ गए। 2 दिन बाद वहाँ डकैती पड़ी। डकैतों ने पहले कुत्तों का सफाया किया, क्योंकि उनके रहते अगर वो डकैती करते तो कुत्ते भौंकते। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि
आज से नहीं, कब से। अब हमारे पास जितने भी सोशल सिस्टम्स हों, ये भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट हैं और हमें ज़िम्मेदारी से, साइंटिफिक ढंग से और बहुत ह्यूमैनिटी के साथ इनको जो है वो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। झटके से किए गए फैसलों से सॉल्यूशंस तो से हम मुश्किल है। प्रॉब्लम को एग्रवेट कर देंगे। हमें लंदन का मेयर नहीं बनना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को हमारे इकोसिस्टम पे, फॉर इंस्टेंस, अगर हम दिल्ली के सारे कुत्ते हटा दें, कितने बंदर अभी रिज में से भाग के आ जाएंगे? 16,000 मैं बंदर उसी तो पे आने असुला में वाला रहते था हैं। अभी। सवाल है मेरे पास, उस पे आता हूँ मैं। थोड़ा मुझे ये बताइए लेकिन कि जैसे कोई स्ट्रे डॉग को खाना खिला रहा है, वो किसी को काट ले, तो अक्सर ऐसे वाक़ये आते हैं, तो लीगली ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? जो खाना खिला रहा है, वो मुआवज़ा देगा क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन बातों पर बहुत झगड़े होते हैं। लीगली जिम्मेदारी एज इन ये एक एक्सीडेंट माना जाएगा, हम्म, क्योंकि जो खाना खिला रहा है वो उसको घर में तो नहीं पाल के रख रहा, खाना डाल रहा है, कुत्ता खा रहा है, उसके बाद वो सफाई करके निकल जा रहा है, एलोकेटेड जगह पर ही खिला रहा है, ये बाध्यकारी है। ओके। अगर वो कुत्ता काट ले तो उसको सरकारी अस्पताल में उस व्यक्ति को फ्री पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगेगा और उस कुत्ते को उठाकर रूल 16 के अनुसार पशु जन नियंत्रण केंद्र में आइसोलेशन में रखा जाएगा और रूल 16 के अनुसार उसको रिकॉर्ड कीपिंग होगी कि उस कुत्ते को रेबीज तो नहीं है, ओके। ये माना जाएगा। अच्छा। लेकिन इसमें जिम्मेदारी तय की जाए ऐसा कोई ये नहीं कानूनी है, प्रावधान मतलब नहीं है। लीगल कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके लेकिन विरुद्ध। हाँ। यदि किसी का पेट डॉग, यानी अगर मैंने अपने घर में पिटबुल पाल लिया है, मैंने अपने घर में रॉटवाइलर पाल लिया है, मैंने अपने घर में कोई ऐसा खूंखार कुत्ता पाल लिया है जो कि जिसको मैं खुला घुमा रही हूँ और उसके बाद वो जाके किसी नेबर को काट ले, तब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पालतू पशु है। सड़क के कुत्ते पालतू पशु नहीं है। अच्छा। अगर पेट है वो काटे तो जिम्मेदारी जी। है, लीगली आप बाउंड हो। जी। ठीक। ये पेट और स्ट्रीट डॉग्स का विभाजन भी केंद्र सरकार ने हाँ। पशु जन नियंत्रण नियम 2023 के अंतर्गत किया हुआ है। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि अब तक, यानी 2024 के बाद कह रही है ना, वहां तक जो सोचकर समझकर जो अनुभव हुए, अनुभव जनित मामले जो थे, उनसे कुछ नियमावली तैयार हुई, लेकिन अब जो हाल में फैसला आया जिसको हमने पढ़ा भी नहीं अभी, तो उससे ऐसा लग रहा है लेकिन कि पिछला कुछ भी संज्ञान में रखा नहीं गया। ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और संज्ञान में लेने से मना कर दिया। ऐसा भी नहीं है उन्होंने भी कहा। कि पार्टीज नहीं थी कोर्ट के समक्ष उनको सूचित करने के लिए। पर अभी तो वो मामला चलेगा, I think। मामला चलेगा, हाँ, मामला अभी चलेगा, कुछ अंतिम बात तो है क्योंकि नहीं। आज फिर ये मैटर मेंशन हुआ है, तो हम सबकी बहुत आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं न्यायालय के ऊपर। जानवर वोट तो नहीं देते, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन कोर्ट को एक गार्जियन के रूप में माना गया है, स्पेशली उन समाज के हिस्सों के लिए जो वल्नरेबल हैं, जो फ्रेजाइल हैं, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और पशु और पर्यावरण उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, और कोर्ट को ही लेकिन कोर्ट ने ही कहा है करना कि पड़ेगा। शेल्टर होम में रखो, 8 हफ्ते का वक्त है आपके पास। इसको ठीक किया जाएगा, हमारी ऐसी अपेक्षा है। एक बात बताइए मुझे, अगर बना लें शेल्टर होम्स और इतने बना लें कि कुत्ते वहाँ रह सकते हों, ठीक से रह सकते हों, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो भी आप लोग संतुष्ट होंगे? आप चाहते हैं लेकिन वहाँ रहें, या बिल्कुल नहीं? ये दिक्कत होगी, फिर दिल्ली की सरकार चौपट हो जाएगी, क्योंकि इतना खिलाना पिलाना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट का जो कैपिटल बजट आउटले है वो है 17,000 करोड़ का। कल हमने बैठ के कैलकुलेट किया, ये कम पड़ जाएगा इतने कुत्तों को रखने के लिए। और फिर लोग ये कहेंगे हमारे टैक्स के पैसे आप खाना खिला रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए हम कम से कम 10,000 शेल्टर्स तो बनाएंगे, है ना? बिल्कुल। कितने कितने कुत्ते रखे जा सकते हैं अभी एक तो वो कह शेल्टर रहे हैं में? कोर्ट के हिसाब से 500 रखो एक में। आज 500 के- 5,000 कुछ संख्या तो थी। हाँ, पर 10,000 तो बनेंगे। आज के डेट में सबसे बड़ा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शेल्टर जो है दिल्ली के अंदर, उसमें 3,000 कुत्ते रहते हैं, और वो भयानक ओवरक्राउडेड है, 4 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। कहाँ है? राजा गार्डन में, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर। अब आप मुझे ये बताइए कि वो 3,000 कुत्ते जब 4 एकड़ में रहते हैं, तो आप 10 लाख कुत्तों के लिए कितनी जगह चाहते हैं? और ये जगह ऐसी भी चिन्हित करनी पड़ेंगी जहां आसपास में रेजिडेंशियल एरिया ना हो, क्योंकि ये जगह कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तरह होंगी जो बायोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल होंगी, और ये एक तरह का बायो हैजार्ड होगा, क्योंकि जब
तमाम तरह के इधर उधर के जानवरों को इकट्ठा एक जगह रखा जाएगा तो यहाँ डिजीजेस फेस्टर करेंगी, यहाँ पैथोजेनिक ओवरलोड इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ से बीमारियां ऐसे फूट के निकलेंगी और आसपास किलोमीटरों तक लोग नहीं रह पाएंगे। इनका अपशिष्ट कैसे निस्तारण होगा? कोई ड्रेनेज सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा। अभी तो 3000 कुत्तों में हमें दिक्कत आ रही है कि ड्रेनेज सिस्टम ढंग का मेंटेन करने में। 10 लाख के लिए कैसे होगा? अब ये इतनी जगह किसके पास है? डीडीए के पास, एमसीडी के पास, किसके पास है इतनी जगह? ये तो मतलब एक शहर ही अलग बसाने जैसी बात तो कर दी है। बेसिकली मतलब अभी देखते हो तो लग रहा है कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है ये। बिल्कुल भी आप ना शेल्टर होम से इतने बना सकते हो ना। आप ना इतने सारे कुत्तों को वहां बंद कर सकते हो क्योंकि उनका खाना पीना हमने ये भी अपशिष्ट का भी कैलकुलेट वो भी प्रॉब्लम है। मैं मतलब एक एक करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप ये भी कह रही हैं फिर कि जब ये नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली हत्याएं होंगी क्योंकि फिर ये है कि रिकॉर्ड तो हम रखते नहीं लंदन की तरह कि हर किसी की चिप लगाई हुई हमने जानवर के। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे मार देंगे तो अल्टीमेटली वहीं जाना है। तो जो लोग इससे सहमत हो कि मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो इससे असहमत है कि मारना नहीं चाहिए तो वो ये समझ लें कि बंद करना शेल्टर होम में ये कोई समाधान नहीं है। सहमत असहमत की बात भी नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी कानून ये नहीं कहता कि कुत्तों को मार सकते कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। है ही नहीं, तो कुत्तों को मार तो अपराध है, सकते ही नहीं अपराध है। है। हाँ, एनिमल क्रुएल्टी है वो तो तो अपने अगर आप में क्राइम है वो तो। अगर कोर्ट का कोई आदेश ऐसा है जिसकी वजह से कोई अपराध को बढ़त मिले, ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये तो और प्रॉब्लमेटिक है। तो हाँ। अब हम ये भी एक और बात देखें कि अब जैसे एक बात और निकल के आई कोर्ट की हियरिंग के दौरान कि जो लोग पकड़ने जाएंगे इन कुत्तों को उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोर्ट ने उसको भी ज़्यादा संतूल नहीं दिया उस बात को कि प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा समझी। अब मुझे ये बताइए, बहुत सारे गरीब लोगों को शायद एमसीडी हायर कर ले कुत्तों को पकड़ने के लिए। ये चंद पैसों के लिए बेचारे जाएंगे कुत्तों को पकड़ने के लिए और उनके पास प्रशिक्षण नहीं होगा और वो जैसे तैसे पकड़ेंगे तो कितने लोग कटेंगे कुत्तों से एक दिन के अंदर? शायद 3 साल 5 साल की डॉग बाइट से ज़्यादा तो एक दिन में गरीब लोग कट जाएंगे कुत्तों से इस झटकेदार ऑर्डर को अनुकरण करने के लिए। दूसरा ये कि अगर हम इन कुत्तों को रख लेते हैं, मान लीजिए हमने कहीं बना लिया एक बहुत ही सुंदर शहर बसा दिया 10 लाख कुत्तों के रहने का, तो हम जो इतना खाना खिलाएंगे इन कुत्तों को वो सारा सरकार के खर्चे वो से बोल ही रहा था निकलेगा। ना। अभी जो फीडर्स हैं वो फ्री में ये काम कर रहे हैं और ये कुत्ते कूड़ा खा रहे हैं जहाँ पे उनको फ्री का खाना नहीं मिल रहा। ये खर्च जो करीब 7,000 करोड़ के करीब का आएगा, क्या हम सरकार के मत्थे मरना चाह रहे हैं क्या, या हम ये चाह रहे हैं कि सरकार अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करे जो अब शहरी इंसानों के लिए काम करने के बजाय या बेसिकली तो आपने कुत्तों के काम पे लगा दिया उन्हें। करेक्ट, सरकार ठप हो जाएगी उल्टा ही हो अगर गया वो ये एकदम। करने बैठे तो ठप हो जाएगी। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स थे, वो कह रहे थे कि कुत्तों पर तो आपका बहुत ध्यान है। मथुरा वृंदावन में हमारे कुछ मित्र हैं, वो ये कह रहे थे कि बंदरों के आतंक पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सालों में ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जब सांड जो हैं वो लोगों को मार रहे हैं तो लोग घायल भी हैं मरे भी हैं। इनफैक्ट हमारे यहीं एक व्यक्ति काम करते हैं, वो तो पैरालाइज्ड हो गए थे कुछ वक्त के लिए। तो लोग पूछ रहे हैं कि कुत्तों का तो आप जो कर रहे हो, हमें बताओ कि फिर क्या इस तरह आप एक एक जानवर पे आने वाले हो? ये 2 बहुत बड़े टॉपिक्स आपने इकट्ठे छेड़ दिए। ये तो 2-2 घंटे के टॉपिक हैं आपस में। बट पर आप 2 मिनट में बताइए। हाँ, मैं 2 मिनट में बताती हूँ हाँ। कि बंदरों की पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन आया था कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और अब हम इसमें क्या करें, हमारे रहने की जगह में घुसे चले आ रहे हैं। बंदर? हाँ, नहीं, बंदरों की पार्लियामेंट में अरे ये सवाल उठा। अच्छा, आप उल्टा कह रही हैं। जी, ओके, ठीक है। बंदरों की पार्लियामेंट में सवाल ठीक उठा है। कि इंसान हमारे घर में घुस आए हैं और बहुत हमारे घरों को तबाह कर दिया है और इनके बारे में कुछ किया जाना चाहिए और इनको काट पीट के भगाया जाए क्योंकि ये हमारे जंगलों को खराब घुसे कर चले रहे आ हैं। रहे हैं तो। जी, तो ये चर्चाएं चल रही हैं उनके उसमें भी। अब क्या कर सकते हैं? लेकिन सीरियस नोट पे आपको बताती हूँ कि हमने जो अपने वन क्षेत्रों के साथ छेड़खानी की है तो उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा है कि जो पशु उससे झेल सकते थे और अपने आप को अडेप्ट कर सकते थे वो तो निकल के आके हमारे अर्बन एरियाज में उन्होंने अडेप्ट कर लिया, जो बंदर हैं। जो नहीं कर सकते थे वो बेचारे मर मुर गए, उनकी संख्याएं कम होती चली जा रही हैं। ये वन्य जीव हैं, ये बहुत
बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। ये अडैप्ट कर लेते हैं, ये नए नए तरीके से अपने आप को जीवित रखना वो कर लेते हैं। इनकी संख्या को कम करने के लिए भी बड़े झटकेदार उपाय किए गए। हिमाचल प्रदेश ने 20 लाख बंदरों की सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। वो सोल्यूशन डॉग के लिए ठीक है, कुत्ते के ऊपर, क्योंकि कुत्ता कंपेनियन एनिमल है, कुत्ते को मनुष्य की निकटता बर्दाश्त है, अच्छी लगती है, लेकिन बंदर को नहीं है। बंदर वन्य जीव है। वो वन्य जीव कहलाता ही इसलिए क्योंकि वो इंसान की निकटता पसंद नहीं करता। हमने उनको पकड़ के ट्रांसपोर्ट करके सर्जरी करके वापस छोड़ा, करीब 40 करोड़ रुपए उसमें बर्बाद किए। वो बंदर जब वापस गया तो खुंदक लेके गया। बाहर छूटने के बाद उसे पहला जो इंसान देखा उसको काटा। अब काटने के बाद उन्होंने कहा शूट एट साइट ऑर्डर कर देते हैं। उसको फिर झेलते बैठे कि भाई बंदर है, धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, अब मारे तो कैसे मारें, लेकिन काट रहे हैं तो क्या करें। इस पर केंद्र सरकार ने फिर एक बहुत वैज्ञानिक और एक बहुत समझदार उपाय निकाला। उन्होंने देखा कि वर्ल्ड ओवर वन्य जीवों को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। उसका एक तरीका है जिसको बोलते हैं इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन, जो कीनिया में हाथियों के ऊपर, अमेरिका में वाइल्ड हॉर्सेस के ऊपर, तमाम और देशों में वन्य जीवों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्सिबल है, दूर से दिया जा सकता है, जानवर को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े अस्पताल बनाने की आवश्यकता नहीं, सस्ते में किया जा सकता है। वो इन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देहरादून में है, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है, उनको कहा कि वो इस पर शोध करके हमारे रीसस मैकैक के लिए एक डोज बनाए और उसको वितरण करने के लिए पूरा प्लान बनाए। वो अभी उसके बाद कुछ पैसे देने में केंद्र सरकार ने भी देरी लगाई। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उनको कहा कि करिए जल्दी करिए। उसमें इंजेक्शन लगना था बस। इंजेक्शन भी नहीं, ओरल बेट के माध्यम से अच्छा, दिया बस जा ऐसे सकता है। आओ बहुत सारे। तो वो अब पैसे दिए जा चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं शोध होते हुए। क्लिनिकल ट्रायल्स मेरा जहाँ तक जानकारी है, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। जल्दी जब वो निकलेगा तो बंदरों की पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो सकता है। और वो अभी जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके स्तर पर लंबित है। ओके। सांडों की समस्या अब ये है कि दूध सब पीना चाहते हैं, है ना, तो फिर सांड कहाँ जाए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक तरफ से हम उनको मारना भी नहीं चाहते। इनसे तो धार्मिक भावनाएं और ज्यादा जुड़ी हैं। इनसे धार्मिक मेरा ख्याल है भावनाएं हमारा जुड़ी हैं। वृषभ है ना, जी, राष्ट्रीय चिन्ह में वृषभ है। तो हम आँख नहीं बंद कर सकते कि जब तक डेयरी को तो हम अब इसमें मैं देखती हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने फुटबॉल खेला है सांड के साथ। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विभाग कहता है हम तो सिर्फ बढ़ाएंगे इनकी संख्या, हम तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दायित्व दे देंगे 10वीं पास लोगों को। वो पूरे गांव में सब जितने हैं, चाहे वो फ्लाईओवर के नीचे किसी ने 4 गाय बांध रखी हो उसका भी संख्या बढ़ाएंगे, हम गांव में किसी की डेयरी हो उस पर भी संख्या बढ़ाएंगे, हम हर जगह संख्या क्यों बढ़ाएंगे। क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है दूध उनके लिए। दूध उनका एकमात्र लक्ष्य है। इंडस्ट्री। और जो अनुत्पादक पशु हैं, यानी सांड या बांझ गाय, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो कोई और देखे, वो उनका दायित्व है ही नहीं। वो कहते हैं कि जी अब ये म्यूनिसिपैलिटी देखे, म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी लोकल अथॉरिटी है वो देखे। वो कहते हैं कि हमारे पास ये वेटनरी डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं कि इनको बीमारी कैसे होती है, इनको पकड़ते कैसे हैं। हमारे कर्मचारियों को ये आता नहीं कि इनको रखते कैसे हैं, इनको खाना क्या खिलाना चाहिए, इनको खाना खिलाने की विधि क्या है। वो कांजी हाउस में बंद कर देते हैं बिना खाने पानी के। भ्रष्टाचार में कोई बिलिंग विलिंग चलती रहती है, मार कटाई होती है वहाँ पे, तो लोगों को बुरा लगता है। कभी कोई बोलता है कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर डेयरी खाद्य सुरक्षा विभाग से पंजीकृत होनी चाहिए। एक भी डेयरी दिल्ली में तो नहीं है जो खाद्य सुरक्षा विभाग से पंजीकृत हो। ये पर्यावरण का जो हमारा मैटर है उसमें भी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी गाइडलाइंस है कि डेयरी एक ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी डेयरी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री है, यानी बहुत हैजर्डस है और इनको कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट चाहिए। लेकिन दिल्ली में आज तक एक भी डेयरी के पास कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है। बस ऐसे चल रही है, एक के भी पास नहीं है। 4 लाइसेंसेस चाहिए,
कोई भी डेयरी खोलने के लिए आज तक एक भी ऐसी डेयरी नहीं है जिसके पास चारों लाइसेंसेस हो, लेकिन धड़ल्ले से सब चल रही है, फ्लाईओवर के नीचे चल रही है, नाले के अंदर चल रही है। दिल्ली में कोटला मुबारकपुर की सीवेज की ड्रेन है, गले गले तक गायें बांध के रखते हैं उनमें, गाय गले तक ह्यूमन सीवेज में खड़ी है, और अगर बरसात हो गई और नाला बढ़ गया एकदम से तो वो डूब के मर जाएगी, कोई गिनने वाला नहीं है। ये एमसीडी को कब से कंटेम्प्ट में चल रहे हैं, कंटेम्प्ट कोर्ट चल रहा है, मैटर चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। वो हर बार कहते हैं जी हमने तो देखा, हमने तो हटा दिया, लेकिन वापस वहीं आ जाते हैं ये पैसा, और गए घूमते रहते। सो ये समस्या तब तक नहीं ठीक होगी जब तक हम अपनी खाद्य सुरक्षा को सीरियसली नहीं लेते, जब तक हम अपने पर्यावरण को सीरियसली नहीं लेते, जब तक हम प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबली नहीं बढ़ाते, और जब तक हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, स्पेशली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में बरसों से चले आ रहे इस एंट्रेंच्ड करप्शन को कम नहीं करते। ये पिछली सरकारों ने इतना रोगी बना दिया है एमसीडी को कि आज के डेट में जो इनके अधिकारी हैं वेटनरी डिपार्टमेंट के, वो खुलेआम उच्च अधिकारियों से रिश्तेदारी बताते हैं, वो खुलेआम कहते, उनके खिलाफ कोर्टों ने संज्ञान ले रखे हैं। कोर्टों ने बताया है कि घोघा डेयरी में लैंड एलोकेशन में अधिकतर लैंड को बोगस एलोकेशन किए गए, उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे आपने डिपार्टमेंट छोड़ रखा है। जो दागी अधिकारी है, जो मतलब सस्पेंशन पे स्टे लेके बैठे हैं, आप अगर कोई जिम्मेदार चुस्त साफ अधिकारी को रखें तो वो इन सब चीज़ों पे कानून का अनुपालन ढंग से सुनिश्चित करा सके। और बाकी गौशालाएं भी अगर आप देखें तो वो भी अब सिर्फ धंधा बन के रह गई हैं। अभी बिल्कुल। जयपुर की गौशाला काफ़ी चर्चा में थी, और भी वहाँ क्या हालत रहती है। यहाँ पर भी मैं प्रशंसा करूंगी जिस प्रकार लखनऊ में कान्हा उपवन को चलाया गया है। यहाँ पे बिना किसी संस्था के दखल अंदाजी के नगर निगम लखनऊ द्वारा खुद करीब 16-17 हज़ार गोवंश को रखा जा रहा है, जो अनुत्पादक है कंप्लीटली, और बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंट ढंग से बनाया गया है। मतलब तो दिमाग मॉडल लगाया तो है उन्होंने, देश में, दिमाग लगाया फॉलो उन्होंने। जी, करने के लिए आपके पास है, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुस्त और अक्लमंद अधिकारी को वहां बिठाए ना। अगर आप एक दागी अधिकारी को बिठाते हैं जो प्रूवन फेलियर है, और पिछली सरकारों ने मतलब तो उसको कायम रखा, लेकिन अब हमारी बहुत उम्मीद है कि सिस्टम बदला है तो इसको भी बदला जाएगा। अब देखिए, वैसे बहुत लोगों ने सवाल भेजे थे, पर मुझे लगता है कि अब ना समय है, और आपने जवाब भी दे दिए। मैं उनका नाम ले लेता हूँ। मुश्ताक अनीस ने सवाल भेजा था, सुहेल परवेज, संगीता नतेश, शकील अंसारी, कुलभूषण मिश्रा। मोटा माटी यही सब सवाल थे जो मैंने आपसे पूछे हैं जी। और कुलभूषण ने लिखा था, मिश्रा जी ने, कि WHO की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार 70% डॉग्स के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा जाए तो 3 साल में आप रेबीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। जी। तो जो आप बात वैसे भी कह रही थी कि एक्चुअली तो समाधान यही है, इंसान का फैलाया कचरा है, इंसान अब साफ नहीं करना चाहता, और ज़्यादा लॉजिक में कोई जाना नहीं चाहता, लंबे प्रोसेस में कोई घुसना नहीं चाहता। ये कहना हमेशा आसान है कि अगर इंसान बनाम जानवर की लड़ाई है तो सामने इंसान के साथ खड़ा हूँ, हम भी इंसान के साथ लॉजिक खड़े देने की हैं, आवश्यकता है इसके आगे तो किसी को कुछ। मगर विज्ञान के साथ ज्यादा खड़े हैं। हाँ, और समाधान है इसके, Correct. विज्ञान सम्मत समाधान है। जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तकरीबन 1 घंटे का पॉडकास्ट है, इससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस मामले को जो हम ब्लैक एंड वाइट करके देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं जानवरों के लिए भी, उनका भी पक्ष समझने की ज़रूरत है, और ज़रूरत उन लोगों को समझाने की भी है जिन्हें लग रहा है कि किसी जानवर को पकड़ के, चाहे वो कोई भी हो, आप बंद कर दो और वो समाधान हो जाएगा। उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है कि ये बहुत आपने आसान समझ लिया, इतना आसान है नहीं। भले आपकी गलती नहीं है इसमें, आपके बच्चे की गलती नहीं है इसमें, लेकिन ये समाज है, इसमें किसी का अच्छा किया हुआ हम सबके काम आता है, किसी एक संस्था, सरकार या व्यक्ति का किया हुआ हम सबके खिलाफ भी जाता है। राइट। तो बेसिकली पढ़ते हैं भाई साहब, इतना भी आसान नहीं है मामला समझना। जिन्होंने इतनी देर तक सुना उन्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। गौरी जी आई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका काम बढ़ गया इन दिनों। आप भारत टीवी चैनल पे दिखाई दे रही हैं, पॉडकास्ट में तो आई रही हैं।
मुझे उम्मीद है समाधान होगा, क्योंकि कोई आखिरी फैसला तो आया कोर्ट नहीं है। पे बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, और इतना तेज़, इतना अचानक से आप करोगे, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, और राइट, जज सब समझदार लोग हैं। राइट, मुझे उम्मीद है कि एक बार हो गया थोड़ा, लेकिन अभी धीरे-धीरे परतें खुलेंगी, कुछ राइट। होगा। अगर बढ़ा मामला, फिर आपको दोबारा बुलाएँगे। श्योर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत नमस्ते। शुक्रिया आपका इतने धैर्य से सुनने के लिए। पढ़ाकू नितिन में अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी, और हाँ, मंगलवार को भी देखना मत भूलिएगा। मैं बार-बार याद दिलाता रहता हूँ। अब तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मंगलवार को वर्ल्ड अफेयर्स पर हम कुछ ना कुछ करते हैं, किसी न किसी मेहमान को बुलाते हैं। ये गुरुवार वाला था, तो 2 हैं अब। बहुत-बहुत शुक्रिया दोनों देखने के लिए।